हेलो मित्र, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आप मेरे लगातार वीडियो देख भी रहे होंगे और आपकी वीडियो पसंद में आ भी रहा होगा। ठीक है, और काफ़ी मज़ेदार ये सारे वीडियो हैं। ठीक है, और इसमें आपका इंटरेस्ट भी लग रहा होगा। ठीक है, तो देखिए मित्र, जैसा कि मेरा मानना था कि मैं 6 वीडियो टेलर के रूप में आऊँगा और ये जो 6 वीडियो होंगे ये खासकर उन इतिहास के उन टॉपिकों से रिलेटेड हैं जो एक तरीके से जिनका लिंक बनाना अपने आप में बहुत जटिल कार्य होता है। तो उस जटिल कार्य को हम सरल करने के लिए अब तक आपके सामने 5 वीडियो मैंने प्रस्तुत कर दिया हूँ। अब ये आपको 6वां वीडियो है। ठीक है, और ये 6वां वीडियो जो है ये भी अपने आप में एक टेलर के रूप में होगा। ठीक है मित्र, तो आइए आज हम इस वीडियो को देखते हैं और ये वीडियो दक्षिण भारत के वंश के एवं उसके शासकों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, और ये खासतौर किससे संबंधित है, ये खासतौर प्राचीन इतिहास से रिलेटेड दक्षिण भारत के वंश के शासकों के बारे में है। ठीक, तो आइए पहले हम देख लेते हैं कि दक्षिण भारत के संगम युग। ठीक है, तो दक्षिण भारत के संगम युग के बाद हम सातवाहनों पर चर्चा करेंगे और सातवाहनों के बाद हम वाकाटक के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है मित्र, तो आइए जरा हम देखते हैं संगम युग। आपने संगम युग के बारे में सुना होगा। जी हाँ, जिस समय उत्तर भारत में मौर्यों का वंश चल रहा था, मौर्योत्तर वंश चल रहा था, तो उसी समय दक्षिण भारत में दक्षिण सुदूर में आप कह सकते हैं दक्षिण भारत के सुदूर में संगम वंश का अस्तित्व चल रहा था। ठीक है, दक्षिण भारत में किसका, संगम युग का चल रहा था। अच्छा, जरा आप ये बताइए कि संगम युग के पहले दक्षिण भारत में कौन सा कालखंड चल रहा था, बताइए। इस चीज़ को मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। तो संगम युग के पहले दक्षिण भारत में महापाषाण का युग चल रहा था। किसका, महापाषाण का युग चल रहा था। उस समय उत्तर भारत में महाजनपदों का उदय हो रहा था। ठीक है, इतना मैंने आपको एक वीडियो में पढ़ाया हुआ था। तो संगम युग में अगर हम बात कर लेते हैं मित्र, तो संगम युग में मुख्य रूप से 3 वंशों के बारे में चर्चा होती है। कितने वंशों के बारे में, 3 वंशों के बारे में चर्चा होती है। तो वो 3 वंश कौन कौन से थे मित्र, वो 3 वंश का अगर नाम आप देख लेते हैं तो एक चेर थे और एक पांड्य थे और एक जो थे वो चोल थे। ठीक है, तो ये आप देखे थे चेर, पांड्य और चोल, ये 3 वंश थे। तो चेर कहाँ रहते थे, चेर की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये इस समय जो केरल वाला भाग है यहाँ पे चेर रहा करते थे। ठीक है, और जो इस समय यहाँ पर जो कोरल मंडल का एरिया है, यहाँ पे कौन रहते थे, चोल रहते थे। कौन रहते थे, चोल रहते थे। और जो एकदम सुदूर दक्षिण वाला इलाका है, यहाँ पे कौन वंश रहता था, यहाँ पे पांड्य वंश रहते। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि संगम युग में मुख्य रूप से कौन कौन से वंश होते हैं। तो संगम युग में मुख्य रूप से ये 3 वंश होते थे, चेर, पांड्य और चोल। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं मित्र, जो चोल थे, अगर हम चोल के बारे में इनका कभी पूछा जाता है कि इनका चिन्ह का प्रतीक क्या होता था, तो यहाँ पे जो चोल का जो प्रतीक होता था तो मछली होता था। चोल का प्रतीक क्या होता था मित्र, तो चोल का प्रतीक जो होता था वो मछली होता था। और पांड्य का जो प्रतीक होता था वो बाघ होता था। और जो चेर का प्रतीक होता था वो यहाँ पे क्या होता था, धनुष। क्या होता था, धनुष। ये कभी कभी पूछा जाता था कि इन वंश का अपने आप में राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता था। तो राष्ट्रीय चिन्ह आप ये याद कर लीजिएगा, चोल वंश का मछली, पांड्य का बाघ और चेर का धनुष होता था। तो इसमें तीनों वंशों में सबसे शक्तिशाली वंश किसको माना जाता है, तो इन तीनों वंशों में अगर आपसे पूछ दिया जाए सबसे शक्तिशाली वंश चोल को माना जाता था। किसको माना जाता था, चोल को माना जाता था। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है। तो जिस समय उत्तर भारत में आप जानते हैं कि ये विंध्य पर्वत है, तो विंध्य पर्वत के उत्तर वाला भाग कौन कहलाता है, विंध्य पर्वत के उत्तर वाला भाग उत्तर भारत कहलाता है। और विंध्य पर्वत के नीचे वाला भाग कौन सा भाग कहलाता है, दक्षिण भारत कहलाता है। कौन सा भाग कहलाता है, दक्षिण भारत कहलाता है। और ये जो संगम वंश थे ये सुदूर दक्षिण में थे। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है मित्र कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा तो भारत में बहुत ज़्यादा साम्राज्य का विस्तार किया गया था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के समय ये कलिंग वाला क्षेत्र और ये सुदूर दक्षिण वाला क्षेत्र, इतने पे मौर्यों का साम्राज्य का विस्तार नहीं था।
ठीक है। अशोक आता है तो इस कलिंग पर तो अधिकार कर लेता है, इस कलिंग को विलय कर लेता है, लेकिन जो सुदूर दक्षिण वाला है इस पर अशोक ने अधिकार नहीं किया था या अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं किया था। तो आप ये कह सकते हो कि मौर्य साम्राज्य में कौन सा हिस्सा छूटा हुआ था, तो आप ये कह सकते हो कि संगम काल के समय यानी कि अशोक के समय जो सुदूर दक्षिण वाला इलाका था ये चोल, पांड्य और चेर ये हिस्सा छूटा हुआ था। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मौर्य के काल में ये वंश बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं किए हुए थे, ये एक कबलियाई के क्षेत्र में थे, लेकिन जैसे ही मौर्य वंश का पतन हो जाता है और उत्तर भारत में मौर्योत्तर काल का दौर आता है तो उसी समय जो ये कबलियाई वाले क्षेत्र थे ये अपने आप को वंश के रूप में क्या कर लेते हैं, डेवलपमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अपने साम्राज्य का विस्तार यहाँ से यहाँ तक क्या किए थे और ये आपस में युद्ध भी करते थे, जिनमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन सा वंश था, संगम युग में चोल वंश था। कौन सा वंश था? चोल वंश था। अब एक चीज़ यहाँ पर आपके लिए ये भी जानना इम्पोर्टेंट है, आखिर में संगम युग का टाइम पीरियड कितना था। तो देखिए मित्र, संगम युग के टाइम पीरियड की जहाँ तक बात है तो विभिन्न प्रकार के विचारकों का अपना अलग अलग मत है, लेकिन कोई कहता है 1 शताब्दी से लेकर 3 शताब्दी तक, तो कोई कहता है 1 शताब्दी से लेकर 300 शताब्दी तक। कितना? 1 शताब्दी से लेकर 300 शताब्दी तक कहते हैं। तो आपके लिए जो सर्वमान्य परिभाषा है वो ये कह सकते हैं कि 1 शताब्दी से लेकर लगभग इनका जो टाइम पीरियड रहता है ये 3 शताब्दी तक रहता है। कितने तक? 3 शताब्दी तक इनका ये टाइम पीरियड रहता है दक्षिण भारत में संगम वंशों का या संगम युग के इन 3 वंशों का, संगम युग के इन 3 वंशों का टाइम पीरियड 1 शताब्दी से लेकर 3 शताब्दी के बीच तक रहता है। ठीक है मित्र, इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखिए जो क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे, क्या क्वेश्चन पूछता है जरा वो चीज़ भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा मित्र कि यहाँ पर संगम युग के संबंध में कहा जाता है। संगम का मतलब क्या होता है मित्र? संगम का मतलब एक मिलाप होता है, मेल जोल होता था, और ये संगम युग जो कहलाता था ये अपने आप में कवियों के लिए जाना जाता था, यानी कि जो कवि हुआ करते थे धार्मिक कर्मकांडों के लिए उसके रूप में संगम युग को जाना जाता था। ठीक है, स्पेशली रूप से। तो संगम का मतलब मेल मिलाप होता था, तो ये आपस में मेल मिलाप भी कार्य करने का कार्य करते थे। तो पूछा जाता है कि संगम युग में कुल कितने बैठक हुई थी। देखिए संगम युग में कुल कितने बैठकें हुई थी या कितने सम्मेलन हुए थे या कितनी संगोष्ठियाँ हुई थी। तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। जिस तरीके से पूछा जाता है कि बौद्ध संगीति का आयोजन लगभग कितनी बार हुआ है या जैन संगीति का आयोजन कितनी बार हुआ, उसी तरीके से दक्षिण भारत में संगम युग में कुल कितनी बार बैठकें हुई हैं। ठीक है, तो संगम युग में लगभग 3 बार बैठक होती है, एक प्रथम संगम और एक द्वितीय संगम। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम संगम, द्वितीय संगम, और एक यहाँ पे लिखा गया है मित्र तृतीय संगम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है तृतीय संगम। तो अब ये यहाँ पे थोड़ा सा जान लीजिए कि आखिर में इन प्रथम संगम और द्वितीय संगम और तृतीय संगम की विशेषता क्या थी, यहाँ से प्रश्न पूछता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि जो प्रथम संगम का जो बैठक होती है या प्रथम संगम युग के जो प्रथम संगम की बैठकें होती है उस जो स्थल का नाम रहता है वो तमिलनाडु का मदुरै रहता है, और फिर यहाँ पर भी जो तीसरा स्थल रहता है वो भी क्या रहता है, मदुरै रहता है। लेकिन ध्यान में रखिएगा जो द्वितीय संगम की बैठक होती है वो क्या होता है मित्र, वो होता है कपाटपुरम या अलवे होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि संगम युग की कौन सी बैठक मदुरै में नहीं हुई थी या तीनों संगमों में कितनी बैठकें मदुरै में हुई थी, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि लगभग 2 बैठकें कहाँ हुई थी, मदुरै में, और वो कौन कौन सी कूट में देकर पूछा जा सकता है। तो पहला और तीसरा मदुरै में हुआ था, जबकि दूसरा जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, अलवे में हुआ था या कपाटपुरम में हुआ था। एक चीज़। दूसरी चीज़ आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इन तीनों वंशों में ये संगम के तीनों बैठकों का आयोजन कौन सा वंश करवाया था, संगम युग का कौन सा वंश
संगम युग के तीनों बैठकों का आयोजन करवाया था। तो आप ध्यान रखिएगा कि संगम युग के तीनों बैठकों का जो आयोजन था मित्र, वो कौन करवाया था? वह पांड्य ने करवाया था। कौन करवाया था मित्र? तो वह पांड्य ने करवाया था। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, तीनों बैठकों का आयोजन किसने करवाया था? पांड्य ने करवाया था। बात समझ में आ रही है? ठीक, एक चीज ये हो गया। अब तीसरी विशेषता क्या थी? तीसरी विशेषता आप ये जान लीजिए कि जो संगम युग था मित्र, जी हाँ, जो संगम युग था, संगम युग में प्रथम जो बैठक हुई थी, इस प्रथम बैठक में कवियों का सम्मेलन जरूर था, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार के ग्रंथ के बारे में सूचना नहीं मिलती है। किसी भी ग्रंथ के बारे में सूचना नहीं मिलती है, एक चीज। दूसरी चीज आप ये भी याद कर लीजिएगा कि जो इसके बैठक के अध्यक्ष थे तो कौन थे? अगस्त ऋषि थे। कौन थे मित्र? अगस्त ऋषि थे। इस चीज को थोड़ा से आप ध्यान में रखिएगा कि अगस्त ऋषि थे प्रथम बैठक के अध्यक्ष। और द्वितीय के भी कौन थे? अगस्त ऋषि थे। कौन थे? अगस्त ऋषि थे। हाँ, संस्थापक रूप में कौन थे? अगस्त्यार थे, लेकिन बाद में कौन हो जाते हैं? अगस्त ऋषि हो जाते हैं। और तृतीय बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो नक्कीरर थे। कौन थे? नक्कीरर। तो ये तीनों आप भी याद कर लीजिएगा। फिर से सुन लीजिए, प्रथम संगीत के बैठक के अध्यक्ष अगस्त ऋषि, दूसरे के बैठक के अध्यक्ष अगस्त ऋषि, और तीसरे के कौन थे? नक्कीरर थे। और तीनों संगम की बैठक का आयोजन किसने करवाया था? पांड्य ने करवाया था। ठीक, ये सारी विशेषताएं। और अगले मैंने क्या कहा था कि प्रथम संगत में, यानी जो प्रथम संगम का आयोजन किया गया था, इसमें किसी भी ग्रंथ के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। तो आप जानते हैं कि संगम वंश में विभिन्न प्रकार के महाकाव्यों ग्रंथों की रचना की गई थी, लेकिन प्रथम संगम की बैठक में किसी भी प्रकार के काव्यों के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। हाँ, दूसरे संगम में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसके बारे में जानकारी मिलती है, वो है तोल्कापियर। जी हाँ, तोल्कापियर। तो तोल्कापियर जो था, तोल्कापियम शिष्य थे। तोल्कापियम एक शिष्य था। किसका शिष्य था? अगस्त ऋषि के द्वारा। उसी के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था और उसे क्या कहा जाता है? तोल्कापियर। ठीक है, तो तोल्कापियर एक ग्रंथ का नाम था। और ये तोल्कापियर किस संगम में लिखा गया था? द्वितीय संगम में लिखा गया था। और इसका संबंध किससे था? इसका संबंध मित्र संगम युगीन के संबंधित व्याकरण से था। किससे था? व्याकरण से इसका रिलेशन था। जिस तरीके से आप जानते हो अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? पाणिनि थे। कौन थे? पाणिनि थे। इस चीज को आप जानते हो। तो उसी तरीके से दक्षिण भारत में व्याकरण के रचनाकार कौन थे? तोल्कापियर थे। क्लियर? ये भी एक व्याकरण ग्रंथ से संबंधित था। तोल्कापियर रचना कब की गई थी? तो द्वितीय संगम बैठक के समय। अब आते हैं तृतीय संगम में। देखिए, निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की गई थी और ये अपने आप में महाग्रंथ थे। तो तृतीय जो संगम में जो मुख्य रूप से रचना की गई थी वो कौन कौन से थे? तो शिल्पादिकारम थे। नाम बहुत जटिल है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। शिल्पादिकारम थे, फिर जीवक चिंतामणि था, त्रिकुल था और मणि मेखले थे। ये चार जो है मित्र महाकाव्य थे और ये चारों महाकाव्यों की रचना तृतीय संगम युग में हुआ था। किस युग में हुआ था? तृतीय संगम युग में हुआ था। फिर से ध्यान से सुनिए, तोल्कापियर का किसमें? द्वितीय संगम युग में हुआ था। फर्स्ट वाले में किसी भी प्रकार के ग्रंथ की रचना के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। ये बात अलग है कि प्रथम संगम युग के जो रचनाकार जो अध्यक्षता की थी, वो अध्यक्षता किसने की थी? अगस्त ऋषि। और दूसरे के भी अगस्त ऋषि और तीसरे के कौन थे? नक्कीरर थे। कौन थे? नक्कीरर थे। तो ये संगम युगीन के संबंधित मेन इंपॉर्टेंट विशेषताएं थे। हाँ, एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो ये त्रिकुल है मित्र, ये त्रिकुल जो ग्रंथ है, ये एक तरीके से तमिल का बाइबिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तमिल का बाइबिल कहा जाता है। किसको? त्रिकुल को तमिल का बाइबिल कहा जाता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आई आपको? यहाँ तक समझ में आया? तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि जो संगम युग का प्रारंभ था, ये दक्षिण भारत में सुदूर दक्षिण में महापाषाण काल के दौरान हुआ था और ये एक तरीके से मौर्योत्तर काल के समय ये अपने मैच्योरिटी अवस्था में आते हैं
और मौर्य वंश जिस समय उत्तर भारत में था तो ये कबीले के रूप में होते थे। इनको मैच्योरिटी प्रदान करने के लिए या वैदिक धर्म के कर्मकांडिताओं को बढ़ाने के लिए, शिक्षित करने के लिए अगस्त्य ऋषि ने उत्तर भारत के तमाम प्रकार के संस्कृति को, विचारधाराओं को दक्षिण भारत में लेकर आते हैं। यहाँ तक देखा आपने। फिर आपने क्या देखा कि मुख्य रूप से 3 वंश होते थे, चेर और चोल और पांड्य होते थे। और तीनों जो संगम युग के बैठकें होती हैं उसका आयोजन कौन करवाता है? पांड्य कराता है। और तीनों में सर्वाधिक शक्तिशाली वंश कौन था? तो चोल था। और तीनों संगम का जो आयोजन हुआ था या जो बैठकें हुई थी उनमें से 2 बैठकें कहाँ हुई थी? मदुरै में हुई थी। और वो कौन कौन सी थी? पहला और तीसरा, ठीक है। और जो दूसरी बैठक हुई थी वो अलवे में हुई थी। और क्रमशः जो 2 बैठकें थी उसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने करवाया था, ठीक है मित्र। और जो तीसरी थी उसकी बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? नक्कीरर ने किया था। तो मित्र ध्यान में रखिएगा, संगम युग से संबंधित अगर यहाँ से ये प्रश्न आते हैं तो अक्सर लोग गलत कर देते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा से आपको ध्यान में रखना होगा। जिस समय आप उत्तर भारत में मौर्योत्तर वंश के बारे में पढ़ते हैं उसी समय दक्षिण भारत का इतिहास जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है? संगम युग से। किससे रिलेटेड होता है? संगम युग से। और मौर्योत्तर वंश में उस समय कौन कौन रहते हैं? सोच के बताइए। बताया हूँ मैं, मौर्योत्तर वंश में उस समय विदेशी आक्रमण हुए थे। और उस समय मौर्योत्तर वंश में आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, उस समय यहाँ पे रहने वाले हिंद एवन थे कि नहीं थे? हिंद एवन थे, शक थे, पहलवों थे और कुषाण थे। इसके अलावा 3 ब्राह्मणों का वंश था। कौन कौन से? शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। और कौन? सातवाहन वंश था। तो उस समय सुदूर दक्षिण भारत में यह संगम युग चल रहा था। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? अब आगे बढ़ें। अब आगे बढ़ने की बात आपको मैं बता दूं तो एक चीज थोड़ा सा आप यहां पे ध्यान रखिएगा कि संगम युग के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो मित्र संगम युग के बारे में जानकारी निम्नलिखित प्रकार के ग्रंथों से मिलती है। वो ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो पहला ग्रंथ आप जानते हैं कि पाणिनि के द्वारा जो लिखी गई अष्टाध्यायी है उससे भी मिलती है। मत्स्य पुराण, वायु पुराण से भी मिलती है। मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका से मिलती है। अशोक के शिलालेखों से भी जानकारी मिलती है। रामायण और महाभारत में भी संगम युग की चर्चा की गई है। इसके अलावा टॉलमी जो एक भूगोलवेत्ता था उसके भी द्वारा जानकारी संगम युग के बारे में मिलती है। इसके अलावा भी एक ग्रंथ का नाम है जो विदेशी के द्वारा लिखा गया, लेकिन उस विदेशी का नाम नहीं पता है। उसका नाम क्या है? तो पेरिप्लस ऑफ एरेथियन सी। पेरिप्लस ऑफ एरेथियन सी, इस ग्रंथ के भी द्वारा संगम युग के बारे में जानकारी मिलती है कि जिस समय उत्तर भारत में मौर्योत्तर वंश चल रहा था तो उस समय सुदूर दक्षिण भारत में रहने वाले संगम युग में ये मुख्य रूप से 3 वंश थे। और चोल वंश का एक बहुत प्रमुख शासक था जिसका नाम था करिकाल। तो ये भी पूछ सकता है कि करिकाल किस वंश से संबंधित शासक था? तो किससे था? चोल वंश से था। किससे था? चोल वंश से संबंधित था। तो यहां से चोल वंश से संबंधित मुझे लगता है जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आसानी के साथ आप इन सारे क्वेश्चनों को कर लोगे। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? यकीनन कर लोगे। ठीक है मित्र, तो आइए अब हम दक्षिण भारत के में ही दूसरा वंश देखते हैं जो भारतीय इतिहास में अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो वंश कौन सा है मित्र? तो वो वंश जो अगला हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में जो अगला इम्पोर्टेंट वंश है, तो आपको पता होगा महाराष्ट्र में एक क्षेत्र क्या पड़ता है? विदर्भ। क्या पड़ता है? विदर्भ। तो विदर्भ महाराष्ट्र में एक क्षेत्र पड़ता है, विदर्भ पड़ता है। तो जो सातवाहन रहने वाले कहाँ के थे? ये विदर्भ के रहने वाले थे। और वर्तमान में ये क्षेत्र यानी कि जो नागपुर और अमरावती का क्षेत्र है वही पड़ता है विदर्भ में। ठीक है,
वही पड़ता है यहाँ पर। बाद में आगे चलकर जो सातवाहन थे मित्र, ये अपनी जो राजधानी थे, सातवाहनों ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? बाद में सातवाहनों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान को बनाया हुआ था महाराष्ट्र में, या इसी को हम पैठण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र में इन्होंने प्रतिष्ठान को बनाया हुआ था, जो एक तरीके से गोदावरी नदी के तट के किनारे, गोदावरी नदी के तट के किनारे इन्होंने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान को बनाया हुआ था। ठीक, सातवाहन। और ये रहने वाले कहाँ थे? दक्षिण भारत के थे। अब यही जब सातवाहनों का पतन हो जाता है मित्र, तो सातवाहन के बाद कौन आते हैं? बादामी के चालुक्य। वही बादामी के चालुक्य जिसका महत्वपूर्ण शासक पुलकेशिन द्वितीय था, जिससे युद्ध किससे हुआ था? उत्तर भारत में आगे चल के हर्षवर्धन से हुआ था, और पल्लव वंश के शासक नरसिंहवर्मन प्रथम से हुआ था, जो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया था। लेकिन सातवाहनों के पतन के बाद आते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे अभी क्या देखना है? मुझे यहाँ पे देखना ये है कि आखिर में सातवाहनों का अस्तित्व कब होता है। पतन तो बाद में देखेंगे, पहले हम अस्तित्व देख लेते हैं कि इनका अस्तित्व कैसे हुआ। तो मित्र, आप जानते हैं कि जिस समय मौर्य वंश का पतन हुआ, तो जिस समय मौर्य वंश का पतन हुआ तो उस समय मौर्योत्तर वंश चल रहा था। और मौर्योत्तर वंश का मतलब ये कि अब भारत में कोई ऐसा शासक नहीं था जो भारत को केंद्रीकृत कर सके अशोक के मृत्यु के बाद। तो आप जानते हैं कि अशोक की मृत्यु के बाद जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, उस बृहद्रथ की हत्या किसने किया था? शुंग ने किया था। और शुंग जो था वो एक ब्राह्मण था, उसने अपनी राजधानी तो विदिशा को बनाया ही था, आगे चलकर उसने मगध को भी अपने अंडर में कैप्चर कर लिया था। लेकिन उस समय विदेशी भी आक्रमण हो रहे थे। ये चीज़ें मैंने आपको बताया था। शुंग का युद्ध कहीं ना कहीं हिंदुओं से भी हो रहा था, और कहीं ना कहीं कलिंग के शासक खारवेल से भी हुआ था। ठीक है, ये बात अलग है कि दक्षिण भारत में अभी कोई नई शक्ति नहीं उभरी हुई थी। कोई नई शक्ति इस समय दक्षिण भारत में नहीं उभरी हुई थी, इतना चीज़ तो तय है। ठीक है, हाँ, संगम वक्त इधर था, और इधर जो इस समय मौर्योत्तर वंश में थे वो छोटे मोटे, जैसे आप कह सकते हो कि कदम वगैरह कबलियाई के क्षेत्र में धीरे धीरे अपने लोग थे, लेकिन मजबूत कोई नहीं था। जो था वो सुदूर दक्षिण में संगम वंश चल रहा था। तो हुआ क्या कि मौर्योत्तर वंश में जहां एक तरफ विदेशी आक्रमण हो रहे थे, उसी समय उत्तर भारत में शुंग वंश का अस्तित्व आ गया था। लेकिन शुंग वंशों के पतन के बाद अगर देखेंगे मित्र, तो कहीं ना कहीं वहां पर आप देखेंगे कि कुषाणों का अस्तित्व हो जाता है। कुषाण वंश धीरे धीरे अपना अस्तित्व बना लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो एक कुछ समय के लिए उत्तर भारत में कंड वंश आता है, और उस कंड वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था, और जिसकी हत्या किसने किया था? सिमुक ने किया था। किसने किया था? सिमुक ने किया था। बात समझ में आ रही है? उसकी हत्या किसने किया था? सिमुक ने। और वो सिमुक ने हत्या करके आगे चलकर दक्षिण भारत में ही महाराष्ट्र में अपनी राजधानी बनाता है और सातवाहन की नींव डालता है। ये भी रहने वाले कहाँ के थे? ये भी रहने वाले उत्तर भारत के थे। लेकिन ये जो विदेशी आक्रमण हो रहे थे, अपने साम्राज्य को सुरक्षित करने के लिए, ये कहीं ना कहीं अपने आप को सिक्योर करने के लिए ये कहाँ गए? दक्षिण भारत में आ गए। कहाँ आ गए? दक्षिण भारत में आ गए। तो सातवाहनों के संदर्भ में देख लेते हैं मित्र, विभिन्न प्रकार के लोगों के विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ये अनार्य हैं, और बहुत लोग कहते हैं कि ये जो सातवाहन थे ये आर्य थे, और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि ये एक आर्य थे तो अपने आप में क्या थे? ब्राह्मण भी थे। अनार्य इसलिए इनको बताया जाता है कि सातवाहनों में जो नाम मिलते हैं, गौतमीपुत्र, सतकर्णी, पुलमावी, ये जो नाम मिलते हैं मित्र, ये एक तरीके से अनार्यों के नाम को शो करते थे। और एक चीज़ जो आंध्र वाला क्षेत्र था, कहा जाता था कि जो सातवाहन थे ये आंध्र के क्षेत्र में थे, यानी कि आंध्र का मतलब कि आंध्र प्रदेश वाले एरिया से रिलेटेड इनका संबंध था।
और ये माना जाता था कि जिस समय भारत में आर्यों का अटैक हुआ था उस समय अनार्य जो थे वो भाग के गए दक्षिण भारत के आंध्र क्षेत्र में और उनको आंध्र कहा गया और सातवाहनों के भी आंध्र कहा गया, ऐसा माना जाता है। इसलिए लोगों का कहना है कि ये अनार्य थे। बाद में आर्यों ने जाकर वहाँ पे अंतर्जातीय विवाह किया, इसलिए ये धीरे धीरे अपने आप को आर्य में तब्दील कर लिए। कुछ लोग को ये भी मानना था ब्राह्मण में, लेकिन वही कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि नहीं, आर्य जाकर वहाँ पर क्या किए, आर्य वहाँ पे जाकर अनार्यों के नामों को ग्रहण किया और ग्रहण करके अपना ये नाम रखा। जैसे गौतमी पुत्र, सतकर्णी, पुलमावी, ये आर्यों ने रखा उनके कल्चर को। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। मेरे बात में तो इतना समझ में आती है, जो प्रभावी होता है लोग उसकी नकल करते हैं, कोई अप्रभावी का नकल कैसे करता है। लेकिन यहाँ पे कुछ इतिहासकार कहते हैं नहीं, अनार्यों के नकल करके इन्होंने इस तरीके का नाम रखा था, थे ये आर्य, ठीक। और ये ज़्यादातर नाम जो रखते थे वह मात्र सत्तात्मक सत्ता को इंडिकेट करता था। और ये मात्र सत्तात्मक सत्ता वही सिंधु घाटी सभ्यता को शो करता था। सिंधु घाटी सभ्यता में भी थे, अपने आप में मात्र सत्तात्मक को शो करता था। लेकिन इनके कल्चर में अगर देखा जाए तो इन्होंने तमाम प्रकार के वैदिक धर्म से संबंधित कर्मकांड किए हुए थे। तो वैदिक धर्म से संबंधित कर्मकांड किए जाने के विशेषताओं को देखकर इनका जो अंतिम निष्कर्ष दिया जाता है वो ये दिया जाता था कि ये आर्य थे और ब्राह्मण थे, यानी कि ये ब्राह्मण थे। तो मौर्योत्तर वंश में जो शुंग वंश और कंड वंश और जो सातवाहन वंश है, ये तीनों ब्राह्मण थे। और आपको मैं बताऊं, अगर इन तीन वंशों में अगर बौद्ध धर्म को सबसे ज़्यादा आश्रय अगर किसी को दिया गया, किसी ने आश्रय दिया है, तो सबसे ज़्यादा सातवाहनों ने दिया था। सातवाहनों ने दिया था अजंता की गुफाओं का निर्माण करके, ठीक है। तो वहाँ पर बौद्धों को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा भूमि दान दिया था। और सबसे ज़्यादा इन्होंने क्षत्रियों का भी विनाश किया था, ऐसा माना जाता है। कौन? सातवाहनों ने, ठीक। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि मौर्योत्तर वंशों में सातवाहनों का उदय कैसे हुआ, कौन किसको मार के आया। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर मौर्योत्तर वंश में पूछा जाए कि सबसे शक्तिशाली कौन सा वंश था, तो उत्तर भारत में अगर हम विदेशी की बात कर लेते हैं मित्र, तो कुषाण वंश का कनिष्क शासक था। लेकिन अगर हम दक्षिण भारत में मौर्योत्तर काल के समय देख लें तो उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में कौन थे? सातवाहन थे। जी हाँ, सातवाहन थे। क्लियर? तो ये एक विशेषता थी। अब आइए थोड़े से हम जो सातवाहन के शासक हैं इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सातवाहनों के संदर्भ में देखिए मित्र, यहाँ शासकों का नाम लिखा गया है और सातवाहन वंश का टाइम पीरियड भी लिखा गया है। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सातवाहनों के वंशों का जो टाइम पीरियड लिखा गया है मित्र, वह 60 BC से लेकर 250 AD तक माना जाता है कि इनका जो अस्तित्व था यहाँ पर लगभग था, यानी कि लगभग सातवाहनों ने 300 वर्षों तक दक्षिण भारत में शासन किया हुआ था। और वही लगभग सुदूर दक्षिण में इस समय कौन शासन कर रहे थे? संगम वंश कर रहे थे। हालांकि सातवाहनों ने यहाँ पर विजय प्राप्त किया है, सातवाहनों के शासकों ने श्रीलंका तक विजय प्राप्त किया है। क्यों? क्योंकि उसका सामना करने वाला इधर कोई नहीं था। ये तो बहुत गौड़ शासक हुआ करते थे, ठीक है। तो आप क्या सोचें? आप यही सोचिए यहाँ पर कि मौर्यों के पतन होने के बाद मौर्योत्तर वंश में शक्तिशाली शासक के रूप में कौन यहाँ पर उभरता है? तो सातवाहन वंश उभरता है। और ये वह सातवाहन है जो कहीं न कहीं कुषाणों के सामंत के रूप में यहाँ पर पड़े हुए थे। किसके? कुषाणों के सामंत के रूप में, मौर्य के सामंत के रूप में थे, मौर्य के वंश के सामंत के रूप में थे। शुंग भी थे, तो शुंग तो यहीं पर आ गए, लेकिन यहाँ पर सातवाहन चले आए, ठीक। टाइम पीरियड 60 BC से लेकर 250 AD तक। क्लियर? कितना? 60 BC से लेकर 250 AD तक। इतनी बात समझ में आएगी।
अब देखते हैं मित्र कि अगर यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है कि 300 वर्षों तक इन्होंने दक्षिण भारत में शासन किया था, 300 वर्षों तक। और उसी समय यहाँ पर संगम वंश भी चल रहा था, जो अभी मैंने लेक्चर दिया। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस समय यहाँ पर विदेशी आक्रमण भी हुए थे, वो भी चल रहा था। इस समय यहाँ पे सातवाहन वंश भी थे, ये भी चल रहे थे। और इस समय शुद्ध दक्षिण में संगम वंश भी चल रहा था। और इसी समय ब्राह्मण धर्म का प्रचार प्रसार एक्चुअली में क्या होता है मित्र कि उत्तर भारत में ब्राह्मण धर्म का अस्तित्व था। उत्तर भारत से सातवाहनों ने दक्षिण भारत में लेकर आया। फिर दक्षिण भारत में सातवाहनों ने प्रचार प्रसार कहाँ किया? संगम काल में किया। तब जाकर यहाँ पर दक्षिण भारत में ब्राह्मण धर्म का प्रचार प्रसार होता है और भक्ति आंदोलन यहाँ प्रारंभ होता है। और एक समय आप जब मध्यकालीन इतिहास में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से भक्ति आंदोलन की विशेषताएं कहाँ आती हैं? उत्तर भारत में। और इस समय क्या हो रहा है? इस समय उत्तर भारत की धार्मिक विशेषताएं कहाँ जा रही हैं? दक्षिण भारत में। और जब भक्ति आंदोलन का समय पढ़ोगे आप, वही कबीर का समय, रामानंद और रामानुजाचार्य का समय जब रहेगा, तो दक्षिण भारत से लोग यहाँ की भक्ति लेकर उत्तर भारत में जाते हैं। इसका मतलब एक तरीके से यहाँ कहीं नैतिकता का पतन बहुत ज़्यादा हो चुका था, इसलिए ये सारी विशेषताएं अब इधर से इधर जा रही थी रामानुजाचार्य और रामानंद के समय। और इस समय यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा असभ्य थे, कबलियाई क्षेत्र था। इस समय उत्तर भारत में नैतिकता काफ़ी ज़्यादा थी धर्म को लेकर, इसलिए अब उसका प्रचार प्रसार यहाँ हो रहा था। अब ये लोग काफ़ी ज़्यादा सभ्य हो जाते हैं। इतिहास को इस तरीके से समझा जाता है। ठीक, तो आइए अब हम थोड़ा सा इनकी विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं, शासकों के बारे में। ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी आप समझते चलिए। ठीक है, मेरा पढ़ाने का उद्देश्य तथ्यों को रटाना नहीं है। मेरा उद्देश्य आपको इतिहास के प्रति प्रेम पैदा कर देना है। ठीक है, ऐसा रस भर दें कि इतिहास के प्रति आपका क्या हो जाए? प्रेम हो जाए। ठीक है, और वो प्रेम कैसा प्रेम? एक ज्ञान का प्रेम। और जहां एक ज्ञान होता है वहीं असली प्रेम होता है। ठीक, तो आइए देख लेते हैं सिमुख। अब देख लेते हैं सातवाहन का सबसे पहला शासक कौन था? सिमुख था। और ये कंड वंश के शासक सुशर्मा की हत्या करके ही सातवाहन वंश की स्थापना किया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। सातवाहन में शुरुआत में ये 3 शासकों का नाम मिलता है मित्र, सिमुख का, कृष्ण का और सतकर्णी। जी हाँ, सतकर्णी प्रथम, इन 3 शासकों का नाम मिलता है। इसके बाद जो ये हाल देख रहे हो ना मित्र, ये गौतमी पुत्र जो ये हाल है, ये सातवाहन का 17वां शासक है। अब मैं आपको यही बता देना चाहता हूँ, सातवाहन में वायु पुराण के अनुसार ये बताया गया है कि कुल 19 शासक होते हैं, जबकि मत्स्य पुराण के अनुसार ये बताया गया है कि कुल 30 शासक होते हैं। ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि सतकर्णी, सिमुख, कृष्ण और सतकर्णी, ये क्रमशः 3 शासक तो सातवाहन का साम्राज्य विस्तार तो हद तक तो विस्तार किए हैं। सतकर्णी के बारे में ये बताया जाता था कि जो सातवाहन वंश का तीसरा शासक था मित्र, इसने अपने साम्राज्य का विस्तार श्रीलंका तक कर दिया था। लेकिन 17वां शासक आते आते, यहाँ पे BC लिखा गया है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। 17वां शासक आते आते जो बीच का समय रहता है, उसमें क्या होता है, सातवाहन के जो भी शासक छोटे मोटे आते हैं वो काफ़ी अयोग्य रहते हैं, वो उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं होते हैं जो अपने साम्राज्य का विस्तार अधिक कर सके। अब फिर वहीं देख लेते हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में बात कर लेते हैं मित्र। तो 23वां शासक था, यानी कि इतने बीच में जो 3 शासक के बाद 17वें शासक के बीच में रहता है, तब भी अच्छा युग नहीं था। फिर बीच में जो हाल आता है, हाल के द्वारा एक बहुत प्रसिद्ध रचना है जो प्रेम कथाओं से भरा है, उसका नाम रहता है गाथा सप्तसती। क्या नाम रहता है? गाथा सप्तसती। सप्तसती, और ये प्राकृत भाषा में लिखी गई थी हाल के द्वारा। और ये किससे रिलेशन है?
प्रेम, प्रेम साहित्य से संबंधित है। गाथा सप्तशती प्राकृतिक भाषा में लिखी गई थी हाल के द्वारा, जो सातवाहन का 17वां शासक था। फिर उसके बाद 17 और 6 23, जो गौतमी पुत्र सतकर्णी और हाल के बीच में जितने भी शासक आते हैं मित्र, वो अयोग्य होते हैं। उनके समय सातवाहन वंश का कोई विशेष विस्तार नहीं हो पाता है, कोई विशेष विस्तार नहीं हो पाता है, कोई विशेष विस्तार नहीं हो पाता है। समझ में आया? कोई विशेष विस्तार नहीं हो पाता है। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी जब आता है मित्र, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, दिमाग कहीं उधर उधर ना होने पाए। गौतमी पुत्र सतकर्णी जो आता है मित्र, वह कहा जाता है कि सातवाहन का सर्वाधिक प्रतापी शासक था, सर्वाधिक प्रतापी शासक था। यह भारत यानी कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तक इसने अपने साम्राज्य का विस्तार पूरी तरीके से कर लिया था। ठीक, और यह भी कहा जाता है कि इसने शकों को बहुत बुरी तरीके से पराजित किया था, बहुत बुरी तरीके से पराजित किया था। कौन? गौतमी पुत्र सतकर्णी। और उस समय शक शासक जो थे, आपको पता होगा मित्र कि जो शक थे, शकों ने अपनी कई जगह भारत में राजधानियां बनाई हुई थी। इन्हें अपनी राजधानी उज्जैन में भी बनाई हुई थी, गुजरात में भी बनाई हुई थी, मथुरा में भी बनाई हुई थी। इसके अलावा इन्होंने जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान में भी ये अपना अड्डा बनाए हुए थे, ये भागे नहीं। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने हद तक इनको भागाने का प्रयास किया था। गुजरात के कठियावाल से सातवाहनों ने शक राजा को पराजित किया था। इस समय जो विदेशी शासक शक का था वह था नहपान, और इसे नहपान को गौतमी पुत्र सतकर्णी ने क्या किया था? पराजित किया था, पराजित किया था। ठीक, फिर उसके बाद गौतमी पुत्र सतकर्णी का जो अगला लड़का आता है वह वशिष्ठ पुत्र पुलमावी होता है। पुलमावी, तो शकों ने इस बार क्या किया? पुलमावी का युद्ध जो होता है शक शासक रुद्रदामन से होता है। वही रुद्रदामन जिसने गुजरात में जूनागढ़ अभिलेख बनवाया था, जो संस्कृत में था। रुद्रदामन और पुलमावी से बहुत भयंकर युद्ध होता है, बहुत भयंकर युद्ध होता है। और इस युद्ध में रुद्रदामन विजयी होता है और अपने पुत्री का विवाह किससे कर देता है? पुलमावी से कर देता है। तो इस तरीके से इनके बीच में मित्रता का संबंध भी हो जाता है। शक अपने जगह पे बने रहते हैं और सातवाहन अपनी जगह पे बने रहते हैं। ठीक है मित्र, तो अब आगे देखते हैं कि ये जो शिव श्री सतकर्णी शासक है, जो यक्ष श्री सतकर्णी शासक हैं, इनके पतन का दौर आ जाता है। पतन कैसे होता है ये भी जरा सुन लीजिए। इनका पतन कैसे होता है? तो इनका पतन ऐसे होता है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो यहाँ पर इस समय का दौर क्या था, सातवाहनों के दौर के समय जरा सुन लीजिए। 250 एडी में क्या था भारत का इतिहास, जरा सुनो, जरा सुनिए ध्यान से। अब 250 एडी आते आते यहाँ पर कुषाणों का पतन हो चुका था, हिंद एवं गायब हो चुके थे। तो यहाँ पे कुषाण के सामंत इस समय थे, और कुषाण के सामंत जरा सुन लीजिए मित्र, ध्यान से सुनिएगा, बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन है। यहाँ पर कुषाण वंश के सामंत इस समय, कुषाण वंश मथुरा में अपनी राजधानी बनाए हुए थे ना, तो आप जानते हैं कुषाण के सामंत कौन थे? गुप्त। और यहीं पर कुषाण के ही सामंत थे एक छोटा सा वंश था जिसका नाम था नाग वंश। ठीक, तो आगे चलकर 250 एडी में, 250 एडी में लगभग श्रीगुप्त आने चालू होता है। जो गुप्त कहाँ के रहने वाले थे? कौशाम्बी के रहने वाले थे। तो इस तरीके से गुप्त वंश की स्थापना हो गई उत्तर भारत में। यानी जिस समय उत्तर भारत में गुप्त वंश की स्थापना हो रहा था, उस समय दक्षिण भारत में सातवाहनों का पतन हो रहा था। तो यही नागवंश के एक शाखा थी मित्र, जिसका नाम था, एक वंश और नागवंश से निकल के आया था
जिसका नाम था वाकाटक वंश। जी हाँ, वाकाटक वंश। कौन सा वंश था? वाकाटक वंश था, जो नाग वंश से निकलकर आया हुआ था। और ये वाकाटक इधर आते हैं, उधर गुप्त वंश अपना साम्राज्य का विस्तार करते हैं, तो वाकाटक इधर की तरफ आते हैं और इधर के शासक कमज़ोर होने चालू होते हैं, और इधर शक भी धीरे धीरे हावी हो रहे थे, हावी तो हो ही रहे थे, लेकिन उतने तरीके से हावी नहीं हो पाए। तब तक नाग वंश से उभर कर यहाँ पे कौन वंश आ गया? वाकाटक आ गया। यानी सातवाहनों की जगह पे वाकाटक वंश आ गया। अब क्या आप समझे? अब आप ये समझें कि कुषाणों के सामंत के रूप में जो नाग वंश था उससे निकला था वाकाटक, और यही वाकाटक आगे चलकर सातवाहनों के पतन का कारण बनता है। और उसी कुषाण वंश से निकला हुआ एक वंश और उभर के आता है जिसे गुप्त वंश कहते हैं। और गुप्त वंश जब अपने साम्राज्य का विस्तार किया तो वाकाटक भागकर दक्षिण भारत में किधर आए? सातवाहनों की तरफ आए। और सातवाहनों में इस समय अयोग्य शासक थे, गौतमी पुत्र जैसे कोई महान शासक तो नहीं था। तो वाकाटक ने इसका फायदा उठाकर इन्होंने क्या किया? इनके अधिकार क्षेत्र में क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। इनके अधिकार क्षेत्र में क्या किया? इन्होंने कब्जा कर लिया। जहां इन्होंने प्रतिष्ठान पर राजधानी बनाई हुई थी, विदर्भ वगैरह का क्षेत्र इनके अंदर था, उस सब पर धीरे धीरे इन्होंने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। किसने कर लिया? वाकाटक ने कर लिया। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ठीक। तो ये इतने कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए कि वाकाटक कैसे आते हैं, सातवाहन कैसे आते हैं, और जिस समय सातवाहन यहाँ पे थे तो सुदूर दक्षिण में यहाँ पे कौन थे? चोल वंश थे। अब मित्र, हम वाकाटक वंश के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने पहले कहा था कि हम मुख्य रूप से दक्षिण भारत के वंशों एवं उसके अंतर्गत आने वाले शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए और कुछ तथ्यात्मक के रूप में बताने के लिए भी। तो आइए अब हम वाकाटक के बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में देखेंगे मित्र? वाकाटक। आइए अब हम वाकाटक के बारे में देख लेते हैं। ध्यान में रखिएगा, जिस समय दक्षिण भारत में वाकाटक रहते हैं उस समय उत्तर भारत में अगर हम देखेंगे तो कहीं न कहीं कौन उभर के सामने आते हैं? गुप्त वंश, नाग वंश, और पश्चिमोत्तर भारत में कौन रहता है? सातवाहन वंश। तो एक नज़र में आप जरा देख लीजिए, यहाँ पर जिस समय यहाँ पर वाकाटक वंश था, यहाँ पर वाकाटक वंश था, यहाँ पर वाकाटक थे, उस समय इस वाले भाग में ये पूरा पश्चिम भारत में अगर देखेंगे मित्र, इस पूरे वाले एरिए में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं, ये वाले में कौन थे? शक थे। और यहाँ वाला एरिया एक तरीके से कौन वंश था? नाग वंश था। और यहाँ पे कौन थे? यहाँ पर कुषाण के जो सामंत थे धीरे धीरे कौन आ गए? गुप्त वंश आ गए। ठीक। अब आप जानते हो मित्र, गुप्त वंश जिस समय आते हैं तो भारत को पूरी तरीके से केंद्रीकृत करने का दायित्व मौर्य वंश के बाद अगर कोई वंश आता है तो गुप्त वंश आता है। सोच लीजिए कि 185 BC के बाद 300 AD में गुप्त वंश पूरे उत्तर भारत को एवं दक्षिण भारत को केंद्रीकृत करने का प्रयास करते हैं। जो भारत के इसके बीच में अशोक की मृत्यु से लेकर आप कह सकते हो कि समुद्रगुप्त तक आने के बीच में जो 500 साल का एक तरीके से समय रहता है, जो भी हो 400-500 साल का जो भी समय रहता है, वह एक तरीके से अपने आप में भारत में सामंतों का युग रहता है, जिसमें मौर्योत्तर वंश में आप काफ़ी देखें। तो आइए हम देख लेते हैं यहाँ पर, उसके बारे में चर्चा किया गया अभी। तो वाकाटक के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे वाकाटक हैं, यहाँ पे नाग हैं, यहाँ पे गुप्त हैं, यहाँ पे शक हैं, और यहाँ पे देख लेते हैं तो यहाँ पर कहीं न कहीं कदम्ब थे। एक वंश था यहाँ पे जिसको कहा जाता है कदम्ब वंश। कदम्ब
कदम वंश भी था जो कर्नाटक वाले बेल्ट में था, और महाराष्ट्र में वाकाटक था, और मगध वाले एरिया और कौशाम्बी वाले एरिया में गुप्त थे, और एमपी वाले में नाग थे, और पूरे गुजरात और राजस्थान, जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान में कौन फैले हुए थे? शक फैले हुए थे। ये इस समय की पृष्ठभूमि है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? तो आइए अब समझते हैं। पहले आप देख लीजिए कि वाकाटक में मुख्य रूप से कौन कौन से शासक थे, पहले इसको देख लेते हैं। तो आप जान लीजिए कि वाकाटक ने अपनी राजधानी वहीं बनाई हुई थी विदर्भ में, जहाँ प्रतिष्ठान में सातवाहनों बनाए थे, उसके बगल में विदर्भ में इन्होंने राजधानी बनाई हुई थी। बाद में सातवाहनों का पतन वाकाटक ने किया था, तो प्रतिष्ठान पर भी वाकाटक का क्या हो गया था? कब्जा हो गया था। क्लियर? अब इसका टाइम पीरियड 255 से लेकर 510 तक था। अब इनका टाइम पीरियड कितना था? 250। यानी इनका पतन हुआ तो ये यहाँ पर आ गए, ये यहाँ पर क्या हो गए? आ गए। ठीक, 510 तक। क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही है ना? अब यहाँ पे देख लीजिए शासक कौन कौन से वाकाटक में। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इनका नाम सुने नहीं होंगे। जानने की दूर की बात है कि ये इतिहास के किस पन्ने में या भारत के नक्शे के किस भाग में थे और भारत के वंशों से इनका कौन सा संबंध था, ये तो जानने की दूर की बात है। नाम नहीं सुने होंगे उतना ज़्यादा, लेकिन आज अच्छे से सुनोगे और समझोगे भी। क्लियर? तो देखते हैं, जो वाकाटक वंश का जो प्रमुख शासक था ये बिंद शक्ति था, या वाकाटक के कह सकते हो वंश का संस्थापक भी ये था। तो देख लेते हैं कौन कौन शासक थे। बिंद शक्ति 255 एडी से लेकर 275 एडी तक। प्रवरसेन प्रथम 275 से लेकर 335 एडी तक, यानी कि समुद्रगुप्त उत्तर भारत में यहाँ पर एंट्री कर चुका था। समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था और मगध को अपनी राजधानी बनाया हुआ था, उसी समय दक्षिण भारत के महाराष्ट्र के क्षेत्र में उस समय वाकाटक का शासक कौन था? प्रवरसेन था। कौन था? प्रवरसेन था। इसके बाद रुद्रसेन प्रथम आता है 335 से लेकर 360 एडी तक। फिर पृथ्वीसेन आता है 360 एडी से लेकर 385। फिर रुद्रसेन द्वितीय आता है 385 से लेकर 390 तक। फिर प्रवरसेन द्वितीय आता है 410 से लेकर 440 तक। फिर नरेंद्र सेन आता है जो 440 से लेकर 460। फिर पृथ्वीसेन आता है जो 460 से लेकर 480। हरिसेन आता है जो 425 से लेकर 510। अरे भाई, लगभग 467 ईस्वी तक तो भी गुप्त वंश का पतन हो जाता है। गुप्त वंश का प्रतापी शासक अंतिम रूप से कौन था? स्कंदगुप्त था, और लगभग 467 एडी में गुप्त वंश का पतन हो जाता है। और वाकाटक में ज़्यादातर इस समय तक ये लोग रुद्रसेन द्वितीय तक प्रतापी शासक थे। तो जरा कहानी सुन लीजिए। जब तक थोड़ी सी कहानी नहीं सुनेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो मित्र देखिए, जैसा कि मैंने कहा था, मैप के ही माध्यम से समझोगे। तो ये जो नाग थे, तो जरा सुनने की कोशिश करिए। गुप्त वंश यहाँ उदय हो रहा था। चंद्रगुप्त प्रथम साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त आता है। तो यहाँ नाग वंश के एक स्त्री का नाम था जिसका नाम था प्रभावती। पद्मावती नहीं, प्रभावती। और इस प्रभावती का विवाह किससे हो जाता है? इस प्रभावती का विवाह रुद्रसेन प्रथम से हो जाता है। किससे हो जाता है? रुद्रसेन प्रथम से हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि नाग और वाकाटक के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ बात समझ में आई। दूसरी चीज़ आप जरा यहाँ पे समझिए कि जो वाकाटक थे मित्र, ये शैव धर्म के अपनाए हुए थे, जबकि गुप्त वंश जो थे वो वैष्णव धर्म को अपनाए हुए थे। और गुप्त भी चाहते थे कि वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में भी हो, जबकि वाकाटक शैव धर्म को मानने वाले थे। तो इसके भी लेकर बीच में काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं मतभेद की स्थिति बनी हुई थी। क्लियर? लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिए, जिस समय समुद्रगुप्त
समुद्रगुप्त अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, उस समय रुद्रसेन प्रथम ने चालाकी क्या दिखाई कि रुद्रसेन प्रथम समुद्रगुप्त से मित्रता का प्रस्ताव भेज देता है और समुद्रगुप्त उस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लेता है। यही कारण है कि समुद्रगुप्त का विस्तार, साम्राज्य का विस्तार पूरा, ये शक को अगर छोड़ दिया जाए, वाकाटक को छोड़ दिया जाए, तो ये पूरा इतना समुद्रगुप्त का विस्तार था, ये इतना विस्तार था। वाकाटक में नहीं था, लेकिन इतना विस्तार समुद्रगुप्त था। शक वंश में नहीं जा पाता है, उधर वो नहीं जाता पाता है। क्यों? क्योंकि अच्छा, वाकाटक ने मित्रता क्यों स्थापित किया था? क्योंकि शकों से भी नहीं पड़ती थी और रुद्रसेन ने, समुद्रगुप्त तेजी से साम्राज्य विस्तार कर रहा था, तो सोचा मित्रता का संबंध स्थापित कर लेंगे तो समुद्रगुप्त मुझ पर अटैक नहीं कर पाएगा। इसीलिए भारतीय नक्शे पर वाकाटक को छोड़ दिया जाता है। ठीक है। और नागवंश से भी चूंकि उधर संबंध बन गया था, गुप्तों की अधीनता स्वीकार कर ली थी और वैवाहिक रिश्ता भी रुद्रसेन प्रथम बनवा लिया था, तो इससे थोड़ी सी मित्रता का संबंध हो गया था। ठीक, आगे चलकर जो आप देखेंगे मित्र, जो रुद्रसेन द्वितीय रहता है, ये रुद्रसेन द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री, जी हाँ, वही चंद्रगुप्त द्वितीय, ध्यान से सुनिएगा, वही चंद्रगुप्त द्वितीय जो शक शासन रुद्रसेन तृतीय को बुरी तरीके से परास्त कर देता है। शक शासन रुद्रसेन तृतीय को परास्त कर देता है और चंद्रगुप्त द्वितीय इनको पूरी तरीके से परास्त करके शकों को अफगानिस्तान में खदेड़ दे देता है। यानी कि पूरी तरीके से शकों को उन्मूलन करने का दायित्व किसके ऊपर जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। लेकिन वाकाटक पर चंद्रगुप्त द्वितीय आक्रमण नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वह अपनी पुत्री का विवाह प्रभावती का रुद्रसेन द्वितीय से कर देता है। अब रुद्रसेन जब द्वितीय से कर देता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पॉलिसी ये थी कि हम कम से कम अपने धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ पर करें। एट लास्ट में वाकाटकों ने शैव धर्म को त्याग कर वैष्णव धर्म को अपनाया। दक्षिण भारत में जो शैव धर्म का, क्योंकि गुप्त काल में जहाँ एक तरफ साम्राज्य के विस्तार के लेकर होड़ हो रही थी, वहीं पर यह भी होड़ हो रहा था कि हम अपने संप्रदायों का विस्तार अधिक से अधिक करें। तो एट लास्ट में जो वाकाटक के वंश के लोग थे, इन्होंने भी वैष्णव धर्म को अपना लिया था। क्लियर? इतनी बात समझ में आई। आगे चलकर आपको मैं बता दूं मित्र कि जो ये नरेंद्र सेन थे और ये जो पृथ्वी सेन थे, ये सब उतने ज़्यादा योग्य नहीं होते। हाँ, लेकिन दक्षिण भारत में मित्र इस समय आप देखेंगे यहाँ पर कदम वंश उभर रहा था। और जिस समय समुद्रगुप्त ने अटैक किया था उस समय जरा ध्यान में रखिएगा, पल्लव वंश भी था। और जिस समय यहाँ पर कदम वंश था तो कदम वंश और इनके बीच, वाकाटक के भी बीच में क्या था? मित्रता का संबंध था। कदम, और ये भी अपने आप में क्या थे? शक्तिशाली थे। हाँ, कदम को गुप्तों ने मिला लिया था, लेकिन जिस समय गुप्तों का पतन हो रहा था उस समय वाकाटकों ने कदम को आपस में मिला लिया था। कदम वंश यहाँ पर थे, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन इनकी भी चर्चा होती है। ठीक है। अब आपको मैं बता दूं, सातवाहनों के समय में सोपारा और कल्याणी एक बंदरगाह था। इसी कल्याणी से चालुक्य निकल के आई थी और आगे चलकर जहाँ कदम था मित्र, उस कदम की जगह पे यहाँ पे कल्याणी उभर कर सामने आते हैं। जी हाँ, यहाँ पर कल्याणी उभर के सामने आते हैं कदम की जगह पे। और जो ये सुदूर दक्षिण में मित्र ये जो वंश यहाँ पे था, तो तमिलनाडु का एक क्षेत्र पड़ता है कांची। कौन सा क्षेत्र? कांची। तो सुदूर दक्षिण में जो ये कबलियाई के क्षेत्र में संगम वंश थे, इनको पतन करने वाला कौन आया? पल्लव वंश धीरे धीरे उभर के आ रहे थे। कौन? पल्लव वंश। कांची का पल्लव वंश ने क्या किया? जो संगम वंश के शासक थे या वंश थे, उनको पूरी तरीके से क्या किया? ध्वस्त किया, उनको दबा दिया, साम्राज्य का विस्तार कर लिया। और जो कदम वंश का पतन किए वो कल्याणी ने किए। और यही कल्याणी आते आते 510 के आसपास कहीं न कहीं वाकाटक को भी परास्त कर देते हैं। और इस तरीके से आप देखेंगे वाकाटक के बाद यहाँ पर बादामी के कल्याणी आ जाते हैं।
वही बादामी के कल्याणी जिसका महत्वपूर्ण शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय, जो हर्षवर्धन को क्या किया था? पराजित किया था। और संस्थापक कौन था? संस्थापक कौन था? जय सिंह था। और वास्तविक संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम था। इसका मतलब पुलकेशिन द्वितीय कल्याणी में बहुत बाद में आता है। अब फिर जब बादामी के चालुक्य का पतन होता है तो उसके बाद कौन आते हैं? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट के बाद कल्याणी के चालुक्य आ जाते हैं। समझ में आ रहा है? कल्याणी के चालुक्य आ जाते हैं और ये कल्याणी के चालुक्य 1200 वर्षों तक बने रहते हैं। और फिर इनका अंत कौन कर देता है? यादव वंश। और यादवों को वंश का अंत कौन करता है? अंतिम रूप से मलिक काफूर विलय कर लेता है। और फिर उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद क्या है? फिर उसके बाद मलिक काफूर जब विलय कर लेता है तो एमबीटी अलाउद्दीन खिलजी के समय था सेनापति मलिक काफूर ना। और जब एमबीटी का समय आता है तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का उदय हो जाता है। और जब विजयनगर बहमनी साम्राज्य का पतन हो जाता है तो वहाँ पर किसका वंश उदय हो जाता है? तब फिर मैसूर और मराठा का उदय होने लगता है। हो गया काम ना? प्राचीन इतिहास से मैंने आपको जोड़कर कहाँ लेकर गया? आधुनिक भारत तक। और ये सारे वंशों के बारे में जो अभी अभी मैंने बोला, ये सब मैंने टेलर के रूप में लगभग पिछले वाला वीडियो में देखेंगे तो 5 वीडियो में मैंने आपको पढ़ा दिया हूँ। इस तरीके से पढ़िए और एक एक पेज जिस समय आप रटते रह जाओगे तो एक तरफ से हिस्ट्री पढ़ते जाओगे और दूसरी तरफ से भूलते जाओगे। पहले समझो, फिर सोचो, तब रटो, तब होगा मेमोरी फास्ट। यही है तरीका। लेकिन बताएगा कौन? गुरु। बताएगा कौन? गुरु। गुरु के प्रति आस्था होनी चाहिए। ठीक है मित्र, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि वाकाटक को पतन कर दिया कौन? जहाँ कदम रह रहे थे, जिसको गुप्तों ने विलय किया था, जिसको बाद में वाकाटक ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, उसी कदम से आगे निकल जाता है कल्याणी। और यहाँ पे जो सुदूर दक्षिण में थे चोल वंश, यहाँ कांची में कौन आता है? पल्लो, जो संगम वंश को दबाकर साम्राज्य का विस्तार कर देता है। फिर बाद में कई वर्ष के बाद 250 एडी में जो चोल रहते हैं, फिर इन्हीं तीनों वंशों में आगे उभर के विजयालय आता है 850 एडी में, लगभग 500 वर्ष के बाद। वो पल्लव वंश को कहीं ना कहीं ध्वस्त करता है। उस समय भी पांड्य रहते हैं। तो फिर चोल वंशों का उदय होता है और लगभग 1279 तक जाते हैं। फिर चोल वंशों का पतन करने वाले कौन थे? पांड्य थे, काककी थे, वो ले डूबते हैं। इतिहास किसे कहते हैं? बताओ, इतिहास किसे कहते हैं मित्र? इतिहास का मतलब ये होता है कि बीती हुई घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है। अगर मेरे आप सारे वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको एक लिंक पता चल जाएगा कि कौन वंश कहाँ और कैसे था और किससे आपस में किस तरीके से संबंध था। इतनी बातें समझ में आई आपको? समझ में आई? तो इस तरीके से दक्षिण भारत के प्राचीन काल में दक्षिण भारत के हमने 3 वंशों के बारे में चर्चा किया। मुख्य रूप से कौन कौन से? संगम वंश, सातवाहन वंश, वाकाटक वंश। संगम वंश के पहले भी मैंने भूमिका बना दिया और संगम वंश के बाद भी मैंने भूमिका बनाते हुए मध्यकालीन से होते हुए आधुनिक भारत से जाकर जोड़ दिया। ठीक, थोड़ी सी और टॉपिक दक्षिण भारत में छूटा हुआ है, वो मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में उसको भी जोड़ दूंगा। और फिर मैं सारी जो चीज़ों में पढ़ाया हूँ किस तरीके से जोड़ना है एक दूसरे से आपस में और एक बृहद कॉन्सेप्ट किस तरीके से तैयार करना है, इसका भी मैं अलग से एक दिन वीडियो लेकर आऊँगा। तो उस दिन आपकी एक व्यापक समझ अच्छी से बन जाएगी। मैं पहले भी बता सकता था कैसे पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन उसको समझने के लिए इतना समझना जरूरी था जो मैंने 6 वीडियो टेलर के रूप में बताए थे।
ठीक है मित्र, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा और आपको इतिहास के प्रति प्रेम भी जगा होगा। तो मित्रों, दोस्तों, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। फिर एक नए वीडियो के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।